प्यारे दोस्तों प्रणाम। अध्यात्म निकेतन जलंधर की तरफ से आपका स्वागत है। काफ़ी देर बाद आज ये एपिसोड बनाने जा रहे हैं। इस एपिसोड का जो मुख्य मकसद है वो है इसकी पहचान करना कि ये जो 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने लाल किला से एक शब्द बोला, दिमागी नक्सल। इसको पहले वो अर्बन नक्सलिज्म का नाम ही बोलते थे, अर्बन नक्सल। ये क्या है? ये कौन लोग हैं? मीडिया में बहुत इसकी चर्चा हो रही है, तो डॉक्टर दोसांझ के दिमाग में भी आया कि इसकी थोड़ी सी व्याख्या गहराई में कर ही लेनी चाहिए, क्योंकि हम जो व्याख्या सुन रहे हैं वो बहुत बारी है। डीप डाउन उसका जो तत्व रूप है अर्बन नक्सल का, जहाँ दिमागी नक्सल का, उसको हम नहीं छू पाते। ये 2-3 एपिसोड पहले मैंने एक एपिसोड बनाया था कि भाई आपके जीवन का बेसिस क्या है? कॉन्शियसनेस है कि मैटर है? आपकी टोटल जो लाइफ इस बेसिस पे निर्धारित होती है कि अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए आप इस जीवन का बेसिस कॉन्शियसनेस मानते हैं, भाव चैतन्य मानते हैं कि मैटर मानते हैं, पदार्थ मानते हैं। दोस्तों, बहुत बार मैंने इस चीज का जिक्र किया है। वेस्टर्न जो फिलॉसफी है जिसका बेसिस कार्ल मार्क्स है, वो भी यही बात करते हैं कि ये जो जीवन है ये तो इट इज डुअलिज्म, डायलेक्टिकल है। दो विरोधी ताकतों का आपसी स्ट्रगल है और सुमेल है। और भारत का सनातन भी यही कहता है कि जीवन द्वंद्व है, नेगेटिव फोर्स है, पॉजिटिव फोर्स है, जिसको सनातन दैवी एंड दैनर फोर्स बोल देता है। मुझे लगता है कि ये बातें हैं सुनने की। वेस्ट भी और ईस्ट भी, एज फार एज डुअलिज्म ऑफ दिस लाइफ इज कंसर्न्ड, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म या डायलेक्टिकल अप्रोच ऑफ दिस लाइफ इज कंसर्न्ड, तो दोनों मानते हैं कि भाई इस जीवन में दो आपसी विरोधी शक्तियां आपस में स्ट्रगल करती हैं और आपस में यूनाइट होती हैं, और ये जो प्रोसेस है एवोल्यूशन का, क्रिएशन का, ये चलता है। तो दोस्तों, मैं बार बार आपको इस अध्यात्म निकेतन के इस एपिसोड के माध्यम से बहुत बार मैं बोल चुका हूं कि इसको अंडरस्टैंड करो। चैतन्य क्या है, पदार्थ क्या है। भारतीय सनातन में एक बहुत इंपॉर्टेंट गुरु है। जब से मैं ये पढ़ रहा हूं, वेदों से गुजरा हूं, उपनिषदों से गुजरा हूं, पुराणों से गुजरा हूं, तो उसमें एक कैरेक्टर आता है गुरु का, शंकराचार्य, शुक्राचार्य, सॉरी शंकराचार्य, शुक्राचार्य, गुरु शुक्राचार्य। ये जो शुक्राचार्य का कैरेक्टर है, इसको अगर आप समझ जाओगे तो आपको इस समाज में
पॉजिटिव देवलोक एंड नेगेटिव राक्षस लोक, दानव लोक, इन दोनों की आपस में कैसे यूनिटी होती है, कैसे संघर्ष होता है और कैसे ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस चलता है और कैसे ये विनाश होता है, इसकी समझ आ जाएगी। सनातन इज वेरी एस्टॉनिशिंग। हर मोड़ पे जैसे जैसे आप सनातन में गुजरोगे, इसकी विद्या बढ़ोगे, हर मोड़ पे आप हैरान हो जाएंगे ये क्या है भाई। ये जो गुरु शुक्राचार्य है, इस पर बहुत सी फिल्में बनी हैं, बहुत पुरानी 50s अर्ली 50 में आई थी वो भगवान वामन्या, भगवान वामन्या के ऊपर वामन देव के ऊपर बहुत कथाएं हैं, 2-3 पिक्चरें भी बन चुकी हैं। लेकिन उस वामन देव में ने क्या काम किया था कि जब राजा बलि के दरबार में, बलि के पास वो गया तो शुक्राचार्य यज्ञ कर रहा था। शुक्राचार्य, मेरे दोस्तों याद रखना, हाईली इंटेलिजेंट गुरु। जितना ज्ञान शुक्राचार्य को है, जितनी विद्या उसके पास है, जितना इंटेलिजेंट वो है, जितना लिटरेचर का मालिक वो है, ना देवलोक में कोई है तो ना ही दानवलोक में कोई है। ही इज़ अ हाईली इंटेलिजेंट एंड एजुकेटेड। एंड जहाँ तक ज्ञान का संबंध है, जितना ज्ञान शुक्राचार्य को है उतना ज्ञान रावण को भी नहीं था, क्योंकि वो रावण का गुरु है। दानवों का गुरु शुक्राचार्य को माना गया है। वो वामन देव जब राजा बलि के वहां यज्ञ हो रहा है तो बलि बहुत, नो डाउट, दानवों का वो राजा था। राजा बलि राक्षसों का राजा था एंड शुक्राचार्य उसका एडवाइजर था। जब जब भी ये सनातन के लाखों साल पुराने इतिहास में कह लो, पुराणों में कह लो, जब कहीं भी कोई राज होता है तो उस राज में शुक्राचार्य जरूर होता है राजगुरु के तौर पर। पर्टिकुलरली जो राक्षसों का राज था, दान लोगों का राज था, उनका तो गुरु वो मानता प्राप्त गुरु था शुक्राचार्य। तो शुक्राचार्य की भी ये बात समझने अगर आ जाए तो आप हैरान हो जाएंगे कि शुक्राचार्य को पैदा करने वाले हमारे देवता लोग, हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश, वो उनकी भक्ति करता है, उनकी पूजा करता है। इतनी उसके पास इंटेलेक्ट है, इतनी शक्ति है, लेकिन वो दानवों का, राक्षसों का गुरु है। तो कभी आप वो पिक्चर देख लेना जहाँ वामन देव का जो जब धरती पे आते हैं, कैसे राजा बलि से मांगते हैं कि मेरे को 3 पद चाहिए पाँव रखने के लिए, कहाँ कहाँ मैं पाँव रखूँ। तो वो शुक्राचार्य उसका विरोध करता है। तो शुक्राचार्य ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि जहाँ से वो अमृत लेना होता है तो उसमें वो रुकावट डालता है शुक्राचार्य। एंड वामन देव, भगवान वामन, ऐसी वो करते हैं, उसको लोटे में जो पानी निकला था उसकी रुकावट खोलने के लिए वो जो एक क्या बोलते हैं, तीला जो अटका होता है उसको वो ऐसा बाहर निकालते हैं कि वो जाकर शुक्राचार्य की आंख में बच जाता है। और उसके बाद शुक्राचार्य का सारा जीवन एक आंख से है, वो अन्ना हो जाता है। इट इज ब्यूटीफुल सिंबोलिज्म। जिसके पास इतना इंटेलेक्ट होता है, जिसके पास इतनी विद्या है, जिसके पास इतनी काव्य शैली है, इतनी काव्य शैली है शुक्राचार्य के पास
फिर भगवान श्री कृष्ण को गीता में बोलना पड़ता है कि कवियों में मैं शुक्राचार्य हूँ। एरिस्टोटल वो का बात बकरी है, वो तो वे भी बोल जाते हैं कि पापियों का पाप मैं हूँ, राक्षसों का तहनुकवीर मैं हूँ। वो डोट नेगेटिव हैं ये सभी के सभी, लेकिन जब ये बोलते हैं कि कवियों में मैं शुक्राचार्य हूँ, एनीवे इट इज़ एन इंडिकेशन कि ये जो ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग होते हैं ये अन्य होते हैं। शुक्राचार्य इज ए मिसाल, सिंबोलिज्म है, मेटाफर है कि एक आंख से ही देखते हैं ये। मैंने जो शुक्राचार्य की मिसाल, मेरा एम्फेसिस आज शुक्राचार्य पर है, इसकी गहराई में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन इसके आगे जाऊंगा कि शुक्राचार्य हर राक्षस राजे का गुरु था। इवन के जो बलि का राजा बलि का जो पोता था, राजा बलि के पहले में कौन याद नहीं, जब हिरण्यकश्यप को ख़त्म किया और प्रहलाद को बिठाया तो प्रहलाद बोलता है, अपना शुक्राचार्य बोलता है प्रहलाद को कि अब आपका काम पूरा हो गया, अब मैं चलता हूँ। तो प्रहलाद देवता है, उनको वाणी आती है कि ब्रह्मा बोलते हैं नहीं, आप नहीं जाएंगे, चाहे राज देवलोक का हो, चाहे राज राक्षस का हो, दानव का हो, अब तो गुरु रहेंगे ही। एनीवे, शुक्राचार्य अन्ना है, लेकिन उसके पास बहुत बुद्धि है, बहुत ज्ञान है, बहुत इंटेलेक्ट है, हंकार भी सिरे का है। इतना अहंकार है कि वो अपनी मर्जी का दानवों को शिक्षा देकर मानव जाति का सब जगह राज स्थापित करना चाहता है। पिछली समय छोड़ दीजिए, 7वीं 18वीं 19वीं सदी में हम आते हैं, जब पूंजीवादी युग की शुरुआत होती है। तो एक, जिससे पहले तो जो इस्लाम था, क्रिश्चियनिटी थी, जुडाइज्म था, एंड ये हिंदुइज्म था, बुद्धिज्म भी था। लेकिन ये पश्चिम में ये जो पूंजीवादी युग के दौरान एक फलसफा आया जिसको हम बोलते हैं मार्क्सिज्म। कार्ल मार्क्स ने जो फलसफा दिया, ब्यूटीफुल फलसफा है कि जीवन द्वंद है, दो विरोधी ताकतों का आपसी स्ट्रगल भी है और यूनिटी भी है। लेकिन ये जो मार्क्सिज्म है, ये शुक्राचार्य है, ये एक आंख से देखता है भाव। दानवों का, राक्षसों का गुरु जैसे शुक्राचार्य था, ऐसे ही डुअलिज्म की एक फोर्स का जो सपोर्टर है, पैरोकार है, उसको एब्सोल्यूट रखना चाहता है, उसको प्राइमरी नंबर 1 पर रखना चाहता है, बाकी सब कुछ नंबर 2 पर लाना चाहता है। वो ये मार्क्सिस्ट फिलॉसफी है। होल ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, उसका बेसिस मैटर है, चैतन्य नहीं। मार्क्सिज्म में आकर उस पर एक और चीज ऐड कर दी, उसने तो कॉन्शियसनेस की नेगेशन ही कर दी। कॉन्शियसनेस नाम की चीज कोई नहीं। अनफॉर्चुनेटली कार्ल मार्क्स को ये पता नहीं था कि ये जो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन्स हैं, कम्युनल सेक्ट्स हैं, जहाँ मजहब हैं, ये धर्म नहीं है। क्योंकि नफरत की बात के मुताबिक जहाँ नफरत है वहाँ धर्म नहीं होता। धर्म का जो बेस है वो लव है, प्यार है। तो उन लोगों ने धर्म की जो परिभाषा की, वर्ल्ड फेमस कोटेशन है कि रिलीजन इज एन ओपियम ऑफ द मासेस। तो जिनको वो रिलीजन मानते थे, कार्ल मार्क्स एंड कंपनी, वो रिलीजन का उसके साथ कोई वास्ता ही नहीं था।
लेकिन लोगों ने समझ लिया कि यही रिलीजन है। वह शुक्राचार्य, मॉडर्न शुक्राचार्य कार्ल मार्क्स ने इसकी निगेशन कर दी। कॉन्शियसनेस नाम की चीज कोई नहीं। भाव द्वंद का जो दूसरा पहलू है, पॉजिटिव शक्ति या देव शक्ति, उसकी निगेशन करके नेगेटिव शक्ति एंड दानव शक्ति पर ऐसा एम्फेसिस दिया कि इस दानव लोक का ही ये सारी दुनिया पर राज होना चाहिए। हम देखते आ रहे हैं पिछले काफ़ी सालों से कि दानव लोगों का इस सब तरफ राज चल रहा है। सन 47 के बाद इतना उजाड़ा हुआ, बहुत कुछ बर्बादी हुई, जो भी दानव लोगों की ही मेहरबानी थी। उसमें मेन पक्ष जो था वो ये था कि इस दुनिया में एक ही जगह है भारत, यहाँ पे जीवन जीने का आधार कॉन्शियसनेस है, मैटर नहीं है। वो मैटर तो आता रहेगा, जाता रहेगा, कॉन्शियसनेस तो हमेशा रहेगी। इसलिए भारत में उस कॉन्शियसनेस को ना तो मुगल ख़त्म कर सके, ना अंग्रेज़ ख़त्म कर सके, ना ये मार्क्सिज्म ख़त्म कर सका। कॉन्शियसनेस इज द बेसिस ऑफ दिस यूनिवर्स, ऑफ दिस एग्जिस्टेंस। उसकी निगेशन कौन करेगा? जो इसको मानता ही नहीं। कौन नहीं मानता? दानव, जो पदार्थ तक सीमित है, पदार्थ का बोलबाला ही जाता है, पदार्थ की ही सब जगह प्रभु सत्ता जाता है। दिस इज द बेसिस ऑफ मार्क्सिज्म। कि दूसरे को वो एक्सेप्ट ही नहीं करते, खत्म कर दो उसको। तो शुक्राचार्य की जो मॉडर्न औलाद है, जो वेस्टर्न कंट्री में पैदा हुई 19वीं सदी में, हीगल, कांट, कार्ल मार्क्स, उसके बाद जो पॉलिटिकल, उसकी मैं बात नहीं करूँगा, मैं तो फिलॉसफी की बात करूँगा। जो फलसफा है कार्ल मार्क्स का, ये दानव का फलसफा है, क्योंकि ये कॉन्शियसनेस को मानता ही नहीं। दोस्तों, जो पहली बार हुआ है 214 के बाद कि भारत में पहली बार जो लोग कॉन्शियसनेस को अपना लाइफ का बेसिस मानते हैं एंड उसी पर ही भारत में राज चलाना चाहते हैं, वो राज सत्ता में वो आ गए। उस ऑलमाइटी की कोई उनको आशीर्वाद होगा या ऑलमाइटी की अपनी एक जो उतराव चढ़ाव जो चलते रहते हैं चक्कर, वो हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये जो दानव फोर्सेस का, नेगेटिव फोर्सेस का जो उनकी एक अप्रोच है कि सब जगह हमारा ही राज हो, दानव का राज हो, उसको स्थापित करने के लिए इंडिया बिकेम द हर्डल। अब 2014 के बाद तो बिल्कुल ही हर्डल हो गया। अब तो ये भारत को जो FCRA आ रहा है कि हम बाहर से अपनी सरकार चलाने के लिए फंड नहीं लेंगे। अगर कोई लेता है उसको वेलकम करेंगे, लेकिन उसका पूरा हिसाब रखेंगे। तो जितने भी ये दानव के ये शुक्राचार्य की औलाद हैं या शुक्राचार्य के पैरोकार हैं, वो इस दानव के दिए हुए टुकड़ों पर पलते हैं। पैसा फेंको, तमाशा देखो। वर्ल्ड में यहीं कहीं भी अनार्किस्ट या डिस्ट्रक्शनिस्ट एजिटेशंस होगी, उसके पीछे ये दानव लोगों का जो पैसा होगा वो होगा, काम कर रहा होगा। तो मेरे दोस्तों, दर्शकों, इस बात को समझना कि ये जो दिमागी नक्सल है या अर्बन नक्सल का नाम दिया हुआ है, ये वेस्टर्न कंट्री में जो मार्क्सिज्म की फ़िलॉसफी ने जन्म लिया, ये वही फ़िलॉसफी है जो शुक्राचार्य की फ़िलॉसफी है कि सिर्फ दानव लोगों का राज चाहिए, पदार्थ हावी हो, पदार्थ नंबर 1 पर हो, कॉन्शियसनेस तो है ही नहीं, उसको तो हम मानते ही नहीं। तो बात बोलता है कि सिर्फ जो राज हो वो उन लोगों का हो जिनका बेसिस ये कॉन्शियसनेस है। सो ये जो अर्बन नक्सल है, जो उसका बोलबाला चल रहा है, ध्यान रखना है इनका। ये शुक्राचार्य की औलाद हैं, दानव लोगों का ये हाथ टोका है, उनका ये एक कह लीजिए कि मीडियम है। वो अपनी बात बनाते रहते हैं, तो उसके लिए वो पैसा फेंकते हैं, ले लो जितना लेना है, लेकिन हमें हमारा दानव राज चाहिए।
भारत में तो अब विजय दानवराज का समा लद गया। चाहे कांग्रेस का समा था, चाहे इंदिरा का समा था, आधी कांग्रेस केजीबी चलाती थी, आधी कांग्रेस सीआईए चलाती थी। 84 का जो दरबार साहब पर हमला है वो भी इन दोनों ताकतों का आपसी एक था कि कैसे तरीके से ये जो कश्मीर 2 के थ्योरी के तहत कश्मीर को भी सेपरेट करें, पंजाब को भी सेपरेट करें, एलटीटी के भी को के अपने तामिलों को भी सेपरेट करें। लेकिन इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज एफर्ट्स जाते रहेंगे, पदार्थ आता रहेगा, बढ़ता रहेगा, तरक्की करता रहेगा, फिर गिरेगा, एक दूसरे का उजाड़ा करेंगे, कॉन्शियसनेस हमेशा रहेगी। हमारी सारी की सारी एफर्ट एक ही है कि आपके जीवन का बेसिस कॉन्शियसनेस बने। जब कॉन्शियसनेस होगा तो सब चीज़ें उसके सामने फीकी पड़ जाएंगी। एंड सनातन की खूबसूरती ये है कि यहाँ वो अपने बेसिक को सनातन अपने बेसिक को कॉन्शियसनेस मानता है, चैतन्य मानता है, वहाँ दानव को भी वो बनाता है, उसको अपने साथ रखता है। उसके बगैर एवोल्यूशन नहीं होगा। यही भारत की खासियत है कि असी दानव को, राक्षस को मारते नहीं, बल्कि इस कॉन्शियसनेस ने दानवों के लिए शुक्रा नाम का एक गुरु दिया हुआ है, जो हमारे कॉन्शियसनेस के जो ब्रह्मा विष्णु में है उन्हीं का ही पैदा किया हुआ है। छोटी सी बात आज मेरे दिमाग में आई कि जो कौन है नक्सल, दिमागी नक्सल, इसको गहराई में समझा जाए, वापस हम फिर वहीं पे आ जाएंगे। भारत का बेस है चैतन्य, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का बेस है पदार्थ। हम चैतन्य की तरफ जाने की बात करते हैं, अगले एपिसोड में उसके बारे में और बात करेंगे। आज इतना ही। आप सबके भीतर उस स्वयं प्रकाशमान ज्योत को डांट का प्रणाम।